Friends, Nursing Academy presents Mosby NCLEX RN series Medical Surgical Nursing MCQ number 371 to 380 Endocrine System for all nursing exams। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। कंप्लीट योर ड्रीम विद अस। इसी के साथ हम बिना समय वेस्ट किए एक बेहतरीन वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर बेहतरीन ट्रिक्स और शानदार एक्सप्लेनेशन होने वाला है। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 371। A nurse is assessing a client with a diagnosis of hypoglycemia. What clinical manifestations support this diagnosis? Select all that apply. एक क्लाइंट है जिसका डायग्नोसिस क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है। उसको नर्स क्या कर रही है, असेस कर रही है। कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इस डायग्नोसिस को सपोर्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 थ्रस्ट, ऑप्शन 1 थ्रस्ट, ऑप्शन 2 पाल्पिटेशन, ऑप्शन 3 डायफोरेसिस, ऑप्शन 4 स्लर स्पीच, ऑप्शन 5 हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले क्लाइंट के अंदर कौन कौन से लक्षण या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर का अनुमान लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए करेक्ट आंसर, ताकि आपके स्कोर का आपको लास्ट में वीडियो के अंत में पता चल सके। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर्स ऑप्शन 2 पाल्पिटेशन, ऑप्शन 3 डायफोरेसिस, ऑप्शन 4 स्लर्ड स्पीच। रेशनल देखिए, ये सिम्टम्स क्यों देखने को मिलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया वाले क्लाइंट के अंदर। थ्रस्ट अकर विथ हाइपरग्लाइसीमिया इन रेस्पॉन्स टू डिहाइड्रेशन एसोसिएटेड विथ ऑस्मोटिक डायूरेसिस। क्या होता है, तो थ्रस्ट की कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा थ्रस्ट, ये हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर देखने को मिलेगी। किस कंडीशन में, हाइपरग्लाइसीमिया का यहाँ क्या मतलब है, जिसके अंदर पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, अधिक हो जाए। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 120 टू 70 mmHg। जैसे ही डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस के कारण पेशेंट को थर्स्ट की फीलिंग आएगी। पाल्पिटेशन एज एड्रेनेर्जिक सिम्टम अकर एज द ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस। पाल्पिटेशन कौन सी कंडीशन में होगा, हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में। हाइपोग्लाइसीमिया किसे बोलेंगे, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कितना हो जाए, दैट इज लोअर टू 75 mmHg। अलग अलग बुक में अलग अलग वेरी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 75 टू 80 mmHg से, मेनली 75 mg पर DL से कम हो जाए। यूनिट क्या होगा, mg पर DL। mg पर DL से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन बोलेंगे। इस कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया पाल्पिटेशन क्यों होता है, जो बॉडी का सेंट्रल नर्व सिस्टम है, बॉडी का क्या है, सेंट्रल नर्व सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन सीक्रेट होते हैं, जिसके कारण पाल्पिटेशन डेवलप होता है। दोबारा समझिए, पाल्पिटेशन क्यों होगा, बॉडी के अंदर सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, एक्टिवेट होने के कारण बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, जिसे हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट डायफोरेसिस क्यों होगा। डायफोरेसिस इज ए sympathetic nerve system response that occur and epinephrine and non-epinephrine are released। जैसे ही बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं, जैसे ही रिलीज होंगे पेशेंट को डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, अत्यधिक पसीना आना शुरू हो जाएगा। किस कंडीशन में, हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच इज ए न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम।
एज द ब्रेन रिसीव इनसफिशिएंट ग्लूकोज द एक्टिविटी ऑफ CNS बिकम डिप्रेस्ड। स्लर्ड स्पीच का कारण क्या है? जैसे ही बॉडी को के ब्रेन को जो जितनी रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की वो कम हो जाएगा, तो बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। उसकी कमी होती है, डिप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण जो क्लाइंट की स्पीच है, जो बात करने का तरीका है वो स्लर्ड मतलब बड़बड़ाने लग जाएगा, क्लियर बोल नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइपर वेंटिलेशन अकर विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कुस्माल्स रेस्पिरेशन आर एन एफर्ट टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ बिल्डअप ऑफ कीटोन एज द बॉडी सीक्स एसिड बेस बैलेंस। ध्यान दीजिएगा क्या होता है। हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन क्लाइंट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में डेवलप होती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ का एक अत्यधिक एसिडिक कंडीशन डेवलप हो जाती है कीटोन फॉर्मेशन के कारण। कीटोन कैसे बढ़ता है? जो बॉडी के अंदर फैट है, ग्लूकोज की अधिकता के कारण फैट का ब्रेकडाउन होने लग जाता है, जिससे कीटोन बॉडी इकट्ठा होते हैं, जिससे बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाता है। उस कंडीशन में जो बॉडी है उस बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, जो एसिड बेस बैलेंस है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है। उसके कारण रेस्पिरेटरी कंडीशन, कुस्माल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये कंडीशन किस में होगी? हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन के अंदर। रिपीट कर रहा हूँ, हाइपोग्लाइसीमिक की कंडीशन के अंदर क्लाइंट के अंदर पाल्पिटेशन, डायफोरेसिस और स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी। हाइपरग्लाइसीमिक की कंडीशन के अंदर थ्रस्ट और हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। हाइपर वेंटिलेशन कौन सी कंडीशन में? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जहाँ पे इंसुलिन की कमी होगी, कीटोन बॉडी का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, जिसे कुस्माल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 372। A nurse is caring for a client with a diagnosis of type 1 diabetes who has developed diabetic coma. Which element excessively accumulate in the blood to precipitate the sign and symptom associated with this condition? एक क्लाइंट है जो कि डायबिटीज़ 1 टाइप का डायग्नोसिस हुआ है, उसके अंदर डायबिटिक कोमा डेवलप हो गया है। कोमा डेवलप होने के कारण ब्लड के अंदर कौन सा क्लाइंट एलिमेंट एक्सेसिव एक्यूमुलेट होगा, जिसके कारण उसमें डायबिटिक कोमा के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। वो एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 सोडियम बाइकार्बोनेट कोजिंग एल्कलोसिस। सोडियम बाइकार्बोनेट इकट्ठा होगा डायबिटिक कोमा की कंडीशन में, जिससे एल्कलोसिस हो जाता है। ऑप्शन 2 कीटोन्स एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड फैट ब्रेकडाउन कोजिंग एसिडोसिस। फैट ब्रेकडाउन के कारण बॉडी के अंदर कीटोन्स जमा होंगे, जिसके कारण एसिडोसिस होता है। नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कोजिंग एमोनिया इंटॉक्सिकेशंस। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कारण नाइट्रोजन जमा होगा, जिसके कारण अमोनिया इकट्ठा होने के कारण बॉडी में अमोनिया इंटॉक्सिकेशन होगा। ऑप्शन 4 ग्लूकोज फ्रॉम रैपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे ग्लूकोज जमा होगा, कोजिंग ड्राउजीनेस, जिसके कारण ड्राउजीनेस होगा। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर कमेंट करिए। टाइम्स स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। डायबिटिक कोमा की कंडीशन क्यों डेवलप होगी? क्लाइंट के अंदर इंसुलिन की कमी के कारण बॉडी के अंदर फैट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। फैट का ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है? कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कीटोन एसिड या कीटोनिक एसिड भी बोलते हैं, कीटोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है वो कैसे हो जाएगा? एसिडोसिस। एसिडोसिस हम किसे बोलेंगे? एसिडोसिस किसे बोलेंगे? यदि ये बॉडी का पीएच स्केल है 7.4, ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है, यदि ये 7.4 से 3.5 7.4 से कम हो जाए दैट इज एसिडोसिस। यदि इससे अधिक हो जाए जिस कंडीशन को हम एल्कलोसिस बोलेंगे। अब रेशनल देखिए, कीटोन्स आर प्रोड्यूस व्हेन फैट इज ब्रेकडाउन फॉर एनर्जी। बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए जब फैट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है तो कीटोन का निर्माण हो जाता है। इस
मेनली डायबिटिक कोमा की कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट एक्सेसिव एक्यूमुलेट होगा? कीटोन्स। ऑल दो रेयरली यूज्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट मे बी एडमिनिस्टर्ड टू करेक्ट द एसिड बेस इम्बैलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम कीटोएसिडोसिस। एसिडोसिस इज caused by excessive acid, not excess by base बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं? जैसे क्लाइंट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया। क्या हो गया? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मतलब एसिड का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो गया, तो उसको हम बैलेंस में लाने के लिए उस क्लाइंट को क्या देंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं किस लिए देंगे? जो एसिडोसिस कंडीशन है उसको बैलेंस करने के लिए। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता हो जाती है तो उस क्लाइंट को क्या होगा? एल्कोलिसिस हो सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज डज नॉट इंटरफेयर विद रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्टेज का एक्युमुलेशन लीवर के डिसऑर्डर की कंडीशन में होता है। कौन से? लीवर की डिसऑर्डर की कंडीशन में। यदि लीवर फेलियर हो गया है उस कंडीशन में नाइट्रोजन वेस्टेज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज इम्पेयर्ड इन द क्लाइंट विद डायबिटीज़ कंडीशन। डायबिटीज़ वाले क्लाइंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रैपिड नहीं होगा, ये इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसके कारण फैट के ब्रेकडाउन की जरूरत पड़ती है, जिससे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 373। A nurse is caring for a post-operative client who has diabetes. Which is the most common cause of diabetic ketoacidosis that the nurse need to consider when caring for this client? एक नर्स केयर कर रही है डायबिटीज़ के क्लाइंट की, जिसमें मोस्ट कॉमन कोज क्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, नर्स को कंसिडर करने की आवश्यकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 इमोशनल स्ट्रेस है, ऑप्शन 2 प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन है, ऑप्शन 3 इंक्रीज इंसुलिन डोज है, ऑप्शन 4 इनएडिक्वेट फूड इनटेक है। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम इज स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। डायबिटिक पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मोस्ट कॉमन कोज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का होगा, वो होगा प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। रेशनल देखिए, इन्फेक्शन इंक्रीज द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट एंड इंसुलिन इज नॉट अवेलेबल फॉर इंक्रीज डिमांड्स। ध्यान दीजिए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन के अंदर बॉडी को जो इंसुलिन की डिमांड है वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिल पाती है। इन्फेक्शन कैसे होगा? जैसे बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन होगी, मतलब ग्लूकोज बढ़ेगा, तो बैक्टीरिया को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलता रहेगा और क्लाइंट की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। ऑल दो इमोशनल स्ट्रेस विल अफेक्ट ग्लूकोज लेवल, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वेर रेयरली रिजल्ट। इमोशनल स्ट्रेस भी ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करता है, परंतु डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होना नहीं होती है। इस कंडीशन में इंक्रीज इंसुलिन डोज विल लीड टू इंसुलिन कोमा, हाइपोग्लाइसीमिया इफ़ डाइट इज़ नॉट इंक्रीज एज वेल। बॉडी के अंदर इंसुलिन की डोज हम बढ़ा देंगे सर्जरी के दौरान तो पेशेंट को इंसुलिन कोमा हो सकता है या एक्सेसिव हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है यदि उसको डाइट उसी इंसुलिन डोज के हिसाब से नहीं दी गई। ऑप्शन इनएडिक्वेट फूड इनटेक विल रिजल्ट इन इंसुलिन कोमा। यदि पर्याप्त मात्रा में क्लाइंट भोजन नहीं ले रहा है, डाइट नहीं ले रहा है इंसुलिन डोज के हिसाब से, तो इंसुलिन कोमा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 374। A client is admitted to the hospital with a diagnosis of diabetic ketoacidosis. What is the initial intervention that the nurse should expect the healthcare provider to prescribe for this client? एक क्लाइंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसका डायग्नोसिस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। उस क्लाइंट के लिए इनिशियल इंटरवेंशन नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन देखिए,
ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, काम सारे करने बट प्रायोरिटी किसको देंगे। ऑप्शन 1 है IV फ्लूइड देंगे, ऑप्शन 2 पोटेशियम देंगे, ऑप्शन 3 NPH इंसुलिन देंगे, ऑप्शन 4 सोडियम पोलिस्टीन सल्फोनेट देंगे। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 IV फ्लूइड्स। हाइपरग्लाइसीमिया हमेशा की नोट बना के रख लो। हाइपरग्लाइसीमिया जिसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, उस कंडीशन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या रहेगी? फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। की नोट बना लीजिए अपनी नोटबुक में। रेशनल देखिए, IV fluid are given to combat dehydration in ketoacidosis and keep an IV line open for administration of medication। IV fluid जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट क्लाइंट हैं उसके अंदर डिहाइड्रेशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी के अंदर फ्लूइड थर्स्ट लेवल डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन में उसको कंप्लीट करने के लिए IV फ्लूइड देंगे। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट लेवल आर इवेल्युएटेड, पोटेशियम में बी एडिंग अलोंग विथ इंसुलिन। जब इलेक्ट्रोलाइट लेवल उसका सोडियम पोटेशियम लेवल हम चेक कर लेंगे, इवेल्युएशन कर लेंगे उसका, तो उसके बाद क्लाइंट को पोटेशियम इंसुलिन के साथ देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहेगी हमारी? फ्लूइड देना है, उसके बाद पोटेशियम देना है, उसके बाद इंसुलिन देना है। फ्लूइड, पोटेशियम, इंसुलिन, that is the priority for diabetic ketoacidosis client। In acidosis, potassium ion initially shift from the intracellular to extracellular compartment, resulting in hyperkalemia। Acidosis is corrected, hypokalemia may occur in the potassium may be administered। ध्यान दीजिएगा, यदि क्लाइंट के अंदर एसिडोसिस डेवलप हो गया है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन के अंदर जो पोटेशियम आयन है वो क्या हो जाते हैं, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसको हाइपरकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और इसके बाद एसिडोसिस जैसे करेक्ट करेंगे तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। एसिडोसिस करेक्ट करने के लिए मतलब एक तरफ तो हमें पोटेशियम देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ पोटेशियम देने से रिस्क क्या होएगा, पोटेशियम लेवल एक्सेसिव बढ़ जाएगा। उसको करेक्ट करने के लिए क्लाइंट को हाइपोकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। उस कंडीशन के दौरान उसको करेक्ट करने के लिए हमें पोटेशियम एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है, दिस इज NPH इंसुलिन। दिस इज एन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इज इंडिकेटेड इज एन एमरजेंसी। एक की पॉइंट और बनाइए, क्या है की पॉइंट? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इन यूज इन एमरजेंसी कंडीशन। एमरजेंसी कंडीशन के अंदर कौन सी इंसुलिन का यूज किया जाता है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। दैट इज द, वो कौन सी इंसुलिन होगी? दैट इज द रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन यूज्ड इन एमरजेंसी कंडीशंस। एमरजेंसी कंडीशन के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की क्लाइंट के अंदर कौन से टाइप के इंसुलिन का यूज़ किया जाता है? कौन से टाइप के इंसुलिन का यूज़ किया जाता है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यूज्ड इन द एमरजेंसी कंडीशन। सोडियम पोलिस्ट्रीनीज सल्फोनेट इज नॉट इंडिकेटेड। एबनॉर्मली हाई सीरम पोटेशियम लेवल विल रिवर्ट वंस डिहाइड्रेशन इज करेक्टेड। जैसे ही डिहाइड्रेशन की कंडीशन को हम करेक्ट कर देंगे, जो पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है, वो बैलेंस में आ जाएगा। यदि क्लाइंट को हाइपोकैलेमिया हो गया है फ्लूइड देने के कारण, जो पोटेशियम इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट हो गए हैं, देन वी शुड नीड टू एडमिनिस्टर पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 375 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक्स एग्जाम और काफ़ी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन पढ़िए, द क्लाइंट इज डायग्नोज विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।
विच इंसुलिन शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रिस्क्राइब। एक क्लाइंट है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायग्नोस हुआ है, कौन से प्रकार का इंसुलिन नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 इंसुलिन लिस्प्रो, ऑप्शन 2 इंसुलिन ग्लार्गिन, ऑप्शन 3 एनपीएच इंसुलिन, ऑप्शन 4 रेगुलर इंसुलिन। मैंने इसका आंसर आपको लास्ट इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया है। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रेगुलर इंसुलिन। कौन सा टाइप का इंसुलिन देंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में? रेगुलर इंसुलिन, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन में हमें कौन से टाइप का इंसुलिन एडमिनिस्टर करना है? रेगुलर इंसुलिन। इन इंसुलिन के प्रकार मैं याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ, अभी ध्यान दे लीजिएगा। ऐसी ट्रिक किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। रेगुलर इंसुलिन इज रैपिड एक्टिंग एंड शुड बी यूज फॉर डायबिटिक कोमा। रेगुलर इंसुलिन एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जो कि डायबिटिक कोमा की कंडीशन में यूज की जाती है। इंसुलिन लिस्प्रो इज टू शॉर्ट एक्टिंग एंड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड कंकरेंटली विथ लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन लिस्प्रो एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है जो कि लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन के साथ यूज की जाती है। इंसुलिन ग्लार्गिन, जिसे हम लेंटस के नाम से भी जानते हैं, इज ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है विच इज़ नॉट इंडिकेटेड इन इमरजेंसी, जिसका इमरजेंसी में यूज़ नहीं होता है। घरेलू जैसे इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट क्लाइंट घर पे ले रहा है तो उस कंडीशन में हम लेंटस प्रिस्क्राइब किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा। ग्लार्गिन दिया जाता है, ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है। एनपीएच इंसुलिन, नोवालिन एन के नाम से जानते हैं, इज ए इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इट इज़ नॉट इंडिकेटेड फॉर यूज इन इमरजेंसी। एनपीएच इंसुलिन एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है जिसका यूज भी इमरजेंसी में नहीं होता है। अब इसका ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, कैसे याद रखना है इसको। देखो ध्यान दीजिएगा। रेगुलर इंसुलिन जिसे हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। अब देखना, ध्यान देना, ऑप्शन में देखना। रेगुलर इंसुलिन इज स्टार्ट आर वर्ड, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इज स्टार्ट आर वर्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना, आर से आर मैच करना है। रेगुलर इंसुलिन कई बुक्स में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में भी इंक्लूड कर रखा है, जिसे हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं। यदि ऑप्शन में दिया हो कि लिस्प्रो का नाम नहीं है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, तो रेगुलर इंसुलिन करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है अपना लिस्प्रो इंसुलिन इज नोन एज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब इसको याद कैसे रखना है? इसके अंदर एस वर्ड है, एस लिस्प्रो में एस है, शॉर्ट एक्टिंग भी एस है, बाकी सब में ध्यान दो किसी में एस नहीं है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन ग्लार्गिन इज ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो कि इंसुलिन जो पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट ले रहा है होम, उस टाइम में इंसुलिन की आवश्यकता है, उस टाइम में ग्लार्गिन यूज़ करता है, जिसे हम लेंटस नाम से भी जानते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है? ग्लार्गिन में जी आता है, लॉन्ग में भी जी आता है, बाकी में देखो किसी में जी नहीं है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है एनपीएच इंसुलिन इज इंटरमीडिएट इंसुलिन। अब इसको याद कैसे रखना है? एनपीएच इंसुलिन में एन है, इंटरमीडिएट में भी एन है, बाकी किसी इंसुलिन में एन नहीं है। क्लियर है? इसको मुझे लगता है इस ट्रिक को सीखने के बाद आप ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे। आपको कुछ भी याद नहीं करना, केवल वर्ड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में पूछा कि निम्न में से शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है। यदि लिस्प्रो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो और रेगुलर दिया है तो हम रेगुलर को राइट करेंगे। इमरजेंसी कंडीशन में कौन से टाइप का इंसुलिन यूज किया जाता है? रेगुलर इंसुलिन यूज किया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग कौन सा इंसुलिन है? ग्लार्गिन। आपको क्या करना है? जी को जी से मैच करना है, याद रह जाएगा। इंटरमीडिएट एन को एन से मैच करना है, कुछ भी याद नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार की ट्रिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। यदि फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो इस वीडियो में हमारे व्हाट्सअप नंबर है, उन पे आप मैसेज कीजिए, हम वीडियो का लिंक आपको भेजेंगे ताकि आप अधिक से अधिक कुछ ना कुछ नया सीख सको। ये कोचिंग वाले ये चीज़ें नहीं बताते हैं आपको, क्योंकि उनको पैसे कमाना होता है। हम केवल जो नए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं उनकी हेल्प के लिए
जैसे ही हमारे पास टाइम होता है, हमने एक ऐसी टीम बनाई हुई है नर्सिंग एकेडमी के नाम से, ये कोचिंग नहीं है, जैसे ही हमारे पास टाइम होता है हम वीडियो अपलोड कर देते हैं ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 376, मेटफॉर्मिन glucophage 2 gram by mouth is prescribed for a client with a type 2 diabetes. Each tablet contain 500 mg. How many tablets should the nurse administer? एक पेशेंट है जिसको क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, मेटफॉर्मिन 2 ग्राम देनी है। एक टेबलेट के अंदर 500 mg मेटफॉर्मिन है, तो कितनी टेबलेट देनी होगी? फॉर्मूला देखिए, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इज इक्वल टू इनटू रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अब क्या है, डिजायर डोज कितनी है 500, अवेलेबल कितनी है 2 ग्राम, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मिलीग्राम में। क्लियर है? ईच टेबलेट 1 0.0000, टोटल आंसर कितना आएगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 2000 को 500 से। क्लियर है? 111, 5 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना 4 टेबलेट, तो हमें कितना टेबलेट देना होगा क्लाइंट को 2 ग्राम मेटफॉर्मिन देने के लिए, कितना 4 टेबलेट। अब इसका किताब बुक की लैंग्वेज देखिए, फर्स्ट कन्वर्ट 2 ग्राम टू इन इक्विलेंट इन mg बाई मल्टीप्लाइंग बाई 1000। पहले सबसे पहले जो ग्राम को है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मिलीग्राम में। मिलीग्राम में 2 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 mg। हमेशा डोज वाले क्वेश्चन में हमें यूनिट फर्स्ट देखना है कि इक्वल है या नहीं है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे डिजायर डोज अपॉन हैव इनटू वॉल्यूम, या मतलब कितना टेबलेट्स है उसका रेशियो प्रोपोर्शन निकालना है। तो 2000 डिजायर डोज कितनी है 500 इज इक्वल टू 2000 इंटू 1/1, इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे, 2000 में भाग देंगे 500 का, तो कितना 4 टेबलेट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग ए डायबिटिक कोमा, व्हाट यूनिक रेस्पॉन्स एसोसिएटेड विद डायबिटिक कोमा दैट इज नॉट exhibited with hyperglycemic, hyperosmolar, non-ketotic syndrome should nurse identify when assessing this client? एक क्लाइंट है जिसको डायबिटिक कोमा एक्सपीरियंस कर रहा है। डायबिटिक कोमा की कंडीशन में कौन सा यूनिक रेस्पॉन्स होगा जो कि हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपरओस्मोलर, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम मींस HHNS की कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। नर्स असेस करने के लिए कौन सा यूनिक रेस्पॉन्स आइडेंटिफाई करेगी जो डायबिटिक कोमा की कंडीशन में एक्सपीरियंसिंग कर रही है, असेस करेगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 फ्लूइड लॉस, ऑप्शन 2 ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन 3 कुस्माल रेस्पिरेशन, ऑप्शन 4 इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कुस्माल रेस्पिरेशन। कुस्माल रेस्पिरेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी डायबिटिक कोमा में जो HHNS, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरओस्मोलर, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। नॉन कीटोटिक जो हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरओस्मोलर, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर फ्लूइड लॉस, यूरिन के साथ ग्लूकोज आ जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कुस्माल रेस्पिरेशन डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। रेशनल देखिए, कुस्माल रेस्पिरेशन occur in diabetic coma as the body attempt to correct a low pH caused by accumulation of ketones, ketoacidosis। डायबिटिक कोमा के अंदर कुस्माल रेस्पिरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है जो हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के साथ होती हैं, क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी के अंदर कीटोन एक्यूमुलेशन होने के कारण पीएच क्या हो जाता है,
लो हो जाता है, जिसे हम कीटोएसिडोसिस के नाम से जानते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है, जो एक जिसे हम कुस्माल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। HHNS अफेक्ट पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़। हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम की कंडीशन केवल टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट में होता है। हु विल स्टिल सम इंसुलिन प्रोडक्शन, उनके अंदर बॉडी के अंदर कुछ इंसुलिन प्रोडक्शन होता रहता है, बट वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता। द इंसुलिन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू कीटोन्स, उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल हाइपरग्लाइसीमिया तो हो जाता है, बट कीटोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जो इंसुलिन है वो फैट्स को ब्रेकडाउन को कीटोन में बदलने से रोक लेती हैं। फ्लूइड लॉस इज कॉमन इन बोथ बिकॉज एन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल अल्टीमेटली लीड टू पोलीयूरिया। डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम दोनों में ही फ्लूइड लॉस होता है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण क्लाइंट को पोलीयूरिया मतलब यूरिन एक्सेसिव यूरिन आता रहता है। ग्लाइकोसोयूरिया हाइपरग्लाइसीमिया इज कॉमन इन बोथ कंडीशंस। स्पेसिफिक डायबिटिक कोमा के अंदर कौन सा होता है? दैट इज द कुस्माल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 378। A client with untreated type 1 diabetes mellitus may lapse into a coma because of acidosis. An increase in which component in the blood is direct cause of this type of acidosis. एक client है जो कि डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है। किसका पेशेंट है? टाइप 1 डायबिटीज़। वो एसिडोसिस के कारण उसको कोमा में हो गया। कौन सा कंपोनेंट इस टाइप के डायबिटीज़ में कौन से कंपोनेंट का ब्लड के अंदर एक्यूमुलेशन होगा जिसके कारण वो कोमा हुआ है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 कीटोन, ऑप्शन 2 ग्लूकोज, ऑप्शन 3 लैक्टिक एसिड, ऑप्शन 4 ग्लूटामिक एसिड। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम इज स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कीटोन्स। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर कीटोन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो बॉडी के अंदर फैट होता है वो कीटोन में टूट जाता है। रेशनल देखिए। कीटोन प्रोड्यूस एक्सेसिवली इन डायबिटीज एज आर ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन फॉर एनर्जी। दिस अकर विथ इंसुलिन वॉज नॉट सिक्रेटेड ऑन इन अनेबल टू बी यूटिलाइज टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल्स। ध्यान दीजिएगा, बॉडी के अंदर दो टाइप की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में कीटोएसिडोसिस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बॉडी के अंदर उस कंडीशन में थोड़ी थोड़ी इंसुलिन सीक्रेट होती रहती है। ये कैसे होता है? कीटोएसिडोसिस बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी के कारण बॉडी की एनर्जी को फुलफिल करने के लिए जो फैट होता है वो किस में टूटता रहता है? कीटोन्स में टूटता रहता है। कीटोन्स बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर कीटोएसिडोसिस डेवलप हो जाता है। द मेजर कीटोन एसिटोएसिडिक एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड दैट लोअर द ब्लड पीएच रिजल्टिंग एसिडोसिस। बॉडी के अंदर जैसे कीटोन, कीटोएसिडोसिक एसिड, अल्फा कीटो एसिड एक्यूमुलेट होते हैं, ब्लड का पीएच कम हो जाता है और एसिडोसिस डेवलप होता है। एसिडोसिस वो कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड का पीएच होता है। एल्कोलिस पीएच क्या होता है? कम होता है। कितने से? 7.4 से। एल्कोलिसिस वो कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड का पीएच 7.4 से ज़्यादा हो जाता है। ग्लूकोज डज नॉट चेंज द पीएच। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। लैक्टिक एसिड कब डेवलप होता है? लैक्टिक एसिड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जैसे एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है क्लाइंट तो उसमें थकान लगती है, और तो वो कारण होता है लैक्टिक एसिड डेवलप होने के कारण, लैक्टिक एसिड एक्सेसिव फॉर्मेशन के कारण। हम कई बार मसाज कराने जाते हैं मसाज पार्लर में, तो उसके अंदर थकान कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही क्लाइंट मसाज करवाता है तो उसके अंदर जो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड होता है वो किस में चेंज होता है? पायरूरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, जिससे लैक्टिक एसिड कम होता है और थकान की फीलिंग कम हो जाती है और ताजगी महसूस होती है। ग्लूटामिक एसिड इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट।
एक्सेसिव प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे लीवर वाली डिसऑर्डर की कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो किसके कारण होता है? ग्लूटामिक एसिड के कारण होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कौन से एसिड का प्रोडक्शन होता है? ग्लूटामिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 379। ए क्लाइंट इज लर्निंग अल्टरनेट साइट टेस्टिंग फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट टू द नर्स दैट एडिशनल टीचिंग इज नेसेसरी। एक क्लाइंट है जो कि ग्लूकोज मॉनिटर कर रहा है के लिए अल्टरनेट साइट टेस्टिंग सीख रहा है। कौन सा स्टेटमेंट ये इंडिकेट करेगा कि क्लाइंट को एडिशनल टीचिंग की आवश्यकता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, आई नीड टू रब माई फोर आर्म विगोसली अंटिल वार्म बिफोर टेस्टिंग एट दिस साइट। मुझे मेरी फोर आर्म को रब करना चाहिए, रगड़ना चाहिए तेज़ी से, ताकि वो टेस्टिंग साइट है वो गर्म हो सके। ऑप्शन 2, द फिंगर टिप इज़ प्रिफर्ड फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग इफ हाइपरग्लाइसीमिया इज सस्पेक्टेड। यदि हाइपरग्लाइसीमिया सस्पेक्टेड है तो फिंगर टिप ग्लूकोज मॉनिटरिंग की प्रीफर्ड साइट है। ऑप्शन 3 देखें। अल्टरनेट साइट टेस्टिंग इज अनसेफ इफ़ आई एम एक्सपीरियंसिंग ए रैपिड चेंज इन ग्लूकोज लेवल। अल्टरनेट साइट चेंज करना अनसेफ है यदि मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल रैपिडली चेंज हो रहा है। ऑप्शन 4, आई हैव टू मेक श्योर दैट माई करंट ग्लूकोज मॉनिटर कैन बी यूज्ड एट अल्टरनेट साइट। मुझे ये श्योर होना चाहिए कि जो मैं ग्लूकोज मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ वो उसको अल्टरनेट साइट के लिए यूज़ किया जा सकता है। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में उसको एडिशनल टीचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन 2 क्या है? द फिंगर टिप इज प्रिफर्ड फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग इफ हाइपरग्लाइसीमिया इज सस्पेक्टेड। क्या होता है? बिना ग्लूकोज लेवल चेक किए केवल सिम्टम्स के आधार पर यदि हाइपरग्लाइसीमिया सस्पेक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सैंपल फिंगर टिप से ही लिया जाए। रेशनल देखिए। फिंगर टिप इज प्रिफर्ड फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग इफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर फिंगर टिप प्रिफर्ड साइट है, नॉट हाइपरग्लाइसीमिया इज सस्पेक्टेड। रब माई फोर आर्म विल इंक्रीज ब्लड फ्लो विच हेल्प टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन फोर आर्म एंड फिंगर टिप रिजल्ट्स। यदि फोर आर्म को हम रब करेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ाएगी, जिससे जो ग्लूकोज का वास्तविक रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। ऑल्दो इट डज नॉट एलिमिनेट देम। इन ए स्टडी इन विच रेपिडली फ्लक्चुएटिंग ग्लूकोज लेवल वर इनिशिएटेड, ग्लूकोज लेवल एट द फोर आर्म वर सिग्निफिकेंटली लोअर देन सैंपल फ्रॉम द फिंगर टिप। मेनली ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने के लिए जो हम साइट काम में यूज़ करते हैं दैट इज़ द फिंगर टिप। फोर आर्म सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ कोई विशेष चेंज नहीं होता, विशेष डिफरेंस नहीं होता, बट कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो मेन साइट कौन सी हो गई ग्लूकोज मॉनिटर करने के लिए? दैट इज़ द फिंगर टिप। The fingertip should be used when testing before, during and after exercising, before driving, after eating and during illness. The fingertip most closely reflect a current glucose level. ये की नोट बना लीजिए। बॉडी की जो फिंगर टिप्स हैं वो जो करंट ग्लूकोज लेवल है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मेन साइट होती हैं। नॉट ऑल ग्लूकोज मॉनिटर आर द मार्केट कैन बी यूज फॉर AST। अल्टरनेट साइट टेस्टिंग के लिए सारे ग्लूकोज मॉनिटर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते, इस बेस पे काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 380। ये भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ए क्लाइंट विद डायबिटीज आस्क द नर्स वेदर द न्यू फोर आर्म स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर गिव द सेम रिजल्ट एज ए फिंगर स्टिक। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो कह रहा है कि जो फिंगर स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर कर रहे हैं और फोर आर्म से ग्लूकोज मॉनिटर कर रहे हैं तो क्या दोनों का सेम रिजल्ट होता है? तो नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन 1, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रीडिंग्स में कोई अंतर नहीं होता। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर आर मेड फॉर चिल्ड्रेन। इस प्रकार के चिल्ड्रेन मॉनिटर केवल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन 3, रीडिंग आर ऑन ए डिफरेंट स्केल फॉर ईच मॉनिटर। अलग अलग स्केल पे अलग अलग मॉनिटर के लिए
रीडिंग अलग अलग आती है। ऑप्शन 4 फास्टर रीडिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए फिंगर स्टिक। फिंगर स्टिक के लिए रीडिंग फास्टली ऑब्टेन की जा सकती है। हमारे ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोमीटर से चेक करने के लिए प्रीफर्ड साइड फिंगर स्टिक होती हैं, बट जो रिजल्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट योर आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रीडिंग्स। रेशनल देखिए, 4 RM ग्लूकोज मॉनिटर इज कैलिब्रेटेड टू बी कंसिस्टेंट विथ रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए फिंगर स्टिक। 4 RM ग्लूकोज मॉनिटर और फिंगर स्टिक मॉनिटर सेम होते हैं यदि इसमें सैंपल में ग्लूकोज के रिजल्ट में कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है। इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस कैन यूज़ दिस ग्लूकोज मॉनिटर। एज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे बच्चे और एडल्ट सब एक ही ग्लूकोज मॉनिटर से टेस्ट कर सकते हैं, रीडिंग इक्वल आएगा। द डिफरेंट स्केल इज नॉट यूज फॉर ईच मॉनिटर। Accompanying literature will indicate if the monitor reading reflect venous blood values even though capillary blood is used। देखो ध्यान दीजिए, की नोट बनाइए। मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर ग्लूकोमेट्री टेस्टिंग इज फिंगर स्टिक। मोस्ट कॉमनली यूज ब्लड कैपिलरी ब्लड। कौन सा ब्लड? कैपिलरी ब्लड। वेनस ब्लड के रिजल्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, मेन बात। लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? फिंगर स्टिक और कैपिलरी ब्लड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप हमें नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब की प्लेलिस्ट ज़रूर ओपन कीजिएगा। प्लेलिस्ट ज़रूर ओपन कीजिएगा जिसमें नर्सिंग जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। धीरे धीरे हम कर रहे हैं। हमारा प्लान लगभग 10,000 MCQs अपलोड करने का प्लान है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपको कोई क्वेरी होती है, वीडियो का अपडेशन नहीं मिल रहा, यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लोगों ज़रूर देखना है, नकली लोगों से सावधान रहना है। ऑल नोटिफिकेशन के ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए ज़िंदगी में।